ओके क्लास, तो यहाँ पे हम जो है सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। ये है हमारा सेकंड टॉपिक इकोनॉमिक्स का, क्लास 10th सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। इसके नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देना, फिर मैं नोट्स पे भी जो है वीडियोस बना दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है जो हमारे पास, देखो पहले चैप्टर को समझ लो किससे रिलेटेड है। ये इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, इतना है कि आप लोग आंख बंद करके भी इस चैप्टर को, मतलब एक सवाल आ गया तो आप कर लोगे, इतना मुझे पता है, आप लोगों पे भरोसा है। ठीक है, चलिए फिर अब क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं इसके। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट बिलोंग टू द प्राइमरी सेक्टर। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो प्राइमरी सेक्टर को बिलोंग नहीं करती। बहुत आसान है ना, फिशिंग, बैंकिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो कि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत नहीं आएगी, गेस करो। ठीक है, देखो गेस क्या करना, आंसर भी यहीं पे लिखा है, बैंकिंग। अब बैंकिंग ही क्यों, अब जिनको नहीं पता होगा उनके क्लियर यहाँ से कॉन्सेप्ट होते जाएंगे। देखो बेटा, फिशिंग क्या है, पॉन्ड्स में होती है प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत, क्योंकि नेचर से डायरेक्ट प्राप्त हो रहा है। बैंकिंग क्या, बैंक वाला नदी में बैठ के पैसे गिनता है क्या, नहीं ना। तो सर्विस का, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा या प्राइवेट के द्वारा सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आएगा, टर्सरी सेक्टर का हिस्सा है। ठीक है, माइनिंग नेचर से रिलेटेड है। ठीक है, फॉरेस्ट्री ये भी नेचर से रिलेटेड। तो ये बाकी के तीनों जो है ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, लेकिन बैंकिंग वाला क्या है, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट नहीं है, इसलिए इट विल नॉट बिलोंग टू द प्राइमरी सेक्टर। आई होप ये समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, व्हाट डज इट इंडिकेट। अगर जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, जिसको हम सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में कहते हैं, को स्टैंड करता है, मतलब इसका मतलब ये होता है, तो व्हाट डज इट इंडिकेट, तो ये क्या बताता है हमको, मतलब जीडीपी बताता क्या एग्जैक्टली। ठीक है, देखो इसके ऑप्शन देखो, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, जितना भी सामान होता है, सेवाएं प्रदान की जाती है किसी कंट्री में। ठीक है, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन अब्रॉड, कि जो टोटल सामान है, सेवाएं हैं, किसी सिटीजन के द्वारा अब्रॉड में प्रदान की गई हैं, यानी विदेश में। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम विद इन अ कंट्री, किसी देश में जो इन सेवाओं को कंज्यूम किया गया है। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्टेड बाय अ कंट्री, किसी देश के द्वारा ये सेवाएं दी गई हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मैंने कितनी बार बोला था बेटा कि जीडीपी क्या होता है, किसी कंट्री के अंतर्गत, यानी कि क्या है, विद इन अ कंट्री। ठीक है, किसी देश के अंतर्गत, हम जनरली इसको निकालने के लिए एक साल का टेन्योर लेके चलते हैं कि एक साल के अंतर्गत किसी देश में कितनी सामानों को और सेवाओं की क्या की गई है, खरीद हुई है, उनका इस्तेमाल किया गया है, और उसके द्वारा कितनी इनकम जनरेट की गई है। और डजेंट मैटर कि कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, कोई सा भी सेक्टर हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी कंट्री के अंतर्गत बात हो रही तो वो क्या कहलाएगा बेटा, जीडीपी कहलाएगा। ठीक है ना, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद आपका विच सेक्टर इज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एम्प्लॉयज हैं, सॉरी, विच सेक्टर इज इन द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एम्प्लॉयज हैं, तो वो जाएगा आपका प्राइमरी सेक्टर। क्यों, देखो अभी ये कहना आप थोड़ा सा डाउट में मत रहना, पर क्लियर कर देता हूँ। टर्सरी सेक्टर या आईटी सेक्टर ना अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर बन गया है, लेकिन अभी 2020 के अराउंड जो डाटा आया था उससे तो ये आ गया कि टर्सरी सेक्टर जो है ना, ये आईटी सेक्टर टर्सरी सेक्टर है जो, ये बेटा लार्जेस्ट सेक्टर बनने जा रहा है। लेकिन अभी भी जब बुक में आंसर प्राइमरी सेक्टर है तो हमें इसी पे ही टिक करना है, क्योंकि इंडिया जो ना एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। ठीक है ना, अब क्योंकि इंडिया में जो इंडिया की पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा नेचर पे ही डिपेंडेंसी है, फार्मिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, क्रॉप्स यहाँ पे होते हैं, मसाले यहाँ उगते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर ही है। ठीक है, द इकॉनमी इज क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बेस्ड ऑन, अगर कोई इकॉनमी है बेटा उसे क्लासिफाइड किया जाता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, तो किस तरह उसे किया जा सकता है, किस बेस पे कर सकते हैं। देखो, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन की, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कैसी है। ठीक है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की जा रही है उसका नेचर कैसा है। ओनरशिप और इंटरप्राइजेस, अगर कोई ओनरशिप, कोई मालिक है, कोई इंटरप्राइजेस है उसका। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, और कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो कौन सा होगा। ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस का मतलब है कि कोई भी बड़ी कंपनी है, संस्था है, जिसका कोई मालिक बन सकता है, तो हो सकता है कोई व्यक्ति उसको होल्ड कर दे या कोई गवर्नमेंट उसको अंडरटेकिंग ले ले। ठीक है ना, इसलिए उसको यहाँ पे क्या किया गया, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के अंदर उसको हम रख सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। जो द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टर्सरी सेक्टर, इनमें से ऐसा कौन सा जिसको टर्सरी सेक्टर में रखा गया, तो ट्रांसपोर्ट इसका आंसर है, माइनिंग आपको पता है, एग्रीकल्चर को पता है, और मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है। एग्रीकल्चर और माइनिंग चलो ये हमारे प्राइमरी सेक्टर में आ गए, मैन्युफैक्चरिंग आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ गया, और ट्रांसपोर्टेशन आपका टर्सरी सेक्टर में आ गया। ठीक है, यहाँ से है 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज द मेंट बाय द प्राइमरी सेक्टर। सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन है। द प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड एक्टिविटीज दैट डायरेक्टली यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्स सच एज एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड माइनिंग। ठीक है ना, प्राइमरी सेक्टर जिसके अंतर्गत ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है जो कि नेचर रिसोर्स से जुड़ी होती हैं, या जैसे खेती बाड़ी हो गई, फिशिंग हो गई, माइनिंग हो गई। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, डिफाइन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी क्या है। ठीक है, जीडीपी इज टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री बॉर्डर इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। बस स्पेसिफिक टाइम पीरियड आ गया, यानी कि एक साल के अंतर्गत जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं किसी कंट्री में। ठीक है ना, वो उसके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंतर्गत आ जाएगा, उससे कितना उसका लेन देन हुआ, कितनी इनकम जनरेट हुई है, रेवेन्यू जितना भी जनरेट हुआ है।
ठीक है। नेम द सेक्टर दैट हैज़ इमर्ज इन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया इन इंडियन इकोनॉमी रिसेंट ईयर। उस लार्जेस्ट प्रोड्यूसर या उस सेक्टर का नाम बताओ जिसमें क्या सबसे ज़्यादा एक इंडियन इकोनॉमी जो है क्या हुआ है, मतलब ग्रोथ हुई है, इमर्ज हुई। तो ये इसका टर्सरी सेक्टर ही है इसका आंसर। मैंने अभी आपसे कहा था ना 2020 के बाद है, इसमें आईटी सेक्टर वगैरह इंक्लूड हो गए हैं, सर्विस सेक्टर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई, आर्टिफिशियल, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो है जॉब्स की बहुत ज़्यादा, मतलब ये कह लो कि एम्प्लॉयमेंट बहुत मिल रहा है लोगों को। इज द डिस्ट्रीब्यूट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बेरोजगारी क्या है, इसको जरा डिफाइन करने के लिए बोला, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूट अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर व्हेन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन अ जॉब देन नेसेसरी लीडिंग टू रिड्यूस प्रोडक्टिविटी पर पर्सन, ठीक है। ये कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हमें डिफाइन करना है तो ये तब सबसे ज़्यादा होती है जब क्या होता है कि अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जाता है जितने की उनकी मतलब जरूरत नहीं है, मतलब अननेसेसरी व्यक्तियों को रख दिया जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है, जो काम करने की क्वालिटी है, प्रोडक्टिविटी है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है हर एक व्यक्ति की, ठीक है ना। भीड़ से मतलब भीड़ जहाँ पे आ गई समझ लो वहाँ पे काम खराब होना ही होना है, ठीक है। विच सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, ऐसा कौन सा सेक्टर जो सर्विस सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर, कई बार आ गया। डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूँ या कर दोगे आप, इसको कमेंट करना, ठीक है। वैसे मैंने बता, चलो कर देता हूँ। द प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचर रिसोर्स, ठीक है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ठीक है। वाइल द सेकंड सेक्टर इन्वॉल्व प्रोसेसिंग द रिसोर्स इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है बेटा। देखो प्राइमरी सेक्टर जहाँ पे क्या होगा, नेचुरल रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होगा, एग्रीकल्चर, माइनिंग होगी। सेकंड से इन्वॉल्व प्रोसेसिंग दीज रिसोर्स इनटू द फिनिश्ड गुड, ठीक है, जहाँ पे कि मतलब उन्हीं नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त हुई चीज़ों को प्रोसेस करके क्या किया जाएगा, फिनिश्ड गुड्स यानी कि अच्छा सामान बनाया जाएगा, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। वाई इज़ द टर्सरी सेक्टर बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, ठीक है। टर्सरी सेक्टर इंडिया में क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है, हर दिन ये बढ़ता, इसकी जो डिमांड है क्यों बढ़ती जा रही है। तो ये कह रहा है यहाँ पे, इसका जो आंसर है, द टर्सरी सेक्टर इज बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर सर्विस लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच सपोर्ट बोथ प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर एंड कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू जीडीपी, ठीक है ना। कि ये कह रहे हैं टर्सरी सेक्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी जो डिमांड है, जिसमें कि सर्विसेज होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके क्या होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है। और ये क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है, कंट्रीब्यूट। इनके सपोर्ट से क्या होता है कि जो इंडिया की जीडीपी है उसको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मिलता है, ठीक है ना। इसलिए बेटा टर्सरी सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी मतलब डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक्सप्लेन, ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन द टर्म organized sector. The organized sector comprise enterprises or place of work where employment term are regular and worker receive assured work, fair wages and social security benefit. कुल मिला के इसको ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसको हम गवर्नमेंट सेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है ना कि जो आपके एम्प्लॉय होते हैं उनको जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, उनको अच्छा वेज मिलता है, मतलब उनकी जो सैलरी होती है अच्छी होती है, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी होती है, पीएफ, पेंशन, सब कुछ इंक्लूडेड वहाँ पे उनको मिलता है। वट रोल डज द गवर्नमेंट प्ले इन द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में सरकार क्या किरदार निभाती है, क्या रोल प्ले कर रही है पब्लिक सेक्टर में। इन पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन एंड ऑपरेट एंटरप्राइजेस प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विस लाइक रेलवे, डिफेंस एंड पब्लिक हेल्थ टू इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस वेलफेयर। देखो भाई पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे रेलवे, डिफेंस और क्या होती है पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को क्या करती है, एक्वायर करती है। मतलब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पब्लिक के लिए अवेलेबल की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। और इक्विटेबल एक्सेस एंड वेलफेयर, जो कि क्या होती है, एक समान तरीके से सब में डिवाइडेड होती है, ये सारी सेवाएं सबके लिए अवेलेबल होती है। और इससे क्या होता है कि पब्लिक की क्या होती है, वेलफेयर होती है, ठीक है ना। यानी कि पब्लिक के लिए ही अच्छी सुविधाएं क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि एक गवर्नमेंट, अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट बन रही है तो अगर डेमोक्रेसी है तो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट बनेगी वो भी पब्लिक के द्वारा चूज करके बनेगी और पब्लिक के ऊपर ही क्या करेगी, रूल करेगी, है ना। तो सेम वही चीज़ है कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी कुछ ऐसा ही है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है लेकिन इसको यूज़ जो है पब्लिक करेगी, ठीक है ना। और पब्लिक करेगी तो जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो सेलेक्ट भले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए जहाँ से भी सरकार के द्वारा उनको मतलब नियुक्त किया गया है, लेकिन वो किए किसके लिए गए हैं, पब्लिक के लिए ही किए गए हैं, ठीक है। चलिए, मेंशन एनी टू एक्टिविटीज इंक्लूड द सेकेंडरी सेक्टर, सेकंड सेक्टर तो एक्टिविटीज बताई कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इंजीनियर वगैरह हो गए, और टेक्सटाइल क्लॉथ इंडस्ट्रीज आपकी क्या होगी, सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, क्योंकि इसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी बोलते हैं, ठीक। 4 मार्क के क्वेश्चन देख लीजिए। डिस्कस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विद सुटेबल एग्जांपल, तीनों सेक्टर्स को, ठीक है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों सेक्टर को किसी एक सुटेबल एग्जांपल, कोई एक एग्जांपल देके आप डिफाइन करिए, ठीक है, तीनों को। देखो, प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स जैसे कॉटन फ्रॉम एग्रीकल्चर, सेकंड सेक्टर प्रोसेस रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड, जैसे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम कॉटन, ठीक है, कॉटन का एग्जांपल ही रखा है। और टर्सरी सेक्टर ऑफर सर्विस लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्फ फिनिश गुड्स। बस कॉटन है भाई, हमें क्या होता है,
कोई फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड है, वहाँ से कॉटन उगाया, ठीक है, सेकंड सेक्टर में से प्रोसेस किया गया, एक अच्छा टेक्सटाइल बनाया गया, कपड़े कोई कॉटन इंडस्ट्री पे दे दिया उसको बनाने के लिए, और देन उसको जो एक जगह दूसरी जगह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो मार्केट के जरिए उसको पब्लिक को पहुंचाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, अब फॉर इंस्टेंस फार्मर प्राइमरी ग्रो वीट विच इज प्रोसेस टू फ्लोर इन फैक्ट्रीज सेकेंडरी एंड देन ट्रांसपोर्टेड इन सोल्ड मार्केट। ठीक है, जैसे एक इंस्टेंस अगर एक छोटा एग्जांपल देखें, फार्मर क्या होता है, वीट उगाते हैं, वीट को प्रोसेस किया जाता है आटे में फैक्ट्रीज के द्वारा, जो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है मार्केट में टर्सरी सेक्टर द्वारा। एनालाइज द रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ टर्सरी सेक्टर इन इंडिया। जो टर्सरी सेक्टर इसकी ग्रोथ जो इंडिया में हो रही है उसको एनालाइज करने की बात की जा रही है, उसको एनालाइज करके मतलब समझाइए जरा। द ग्रोथ ऑफ टर्सरी इंडिया कैन बी एट्रीब्यूट, देखो कैसे, इंक्रीजिंग डिमांड, इसकी डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है। अब ये चीज़ें क्या है बेटा, ये वैसे अच्छे से मैं समझा चुका हूँ इनको, चलो एक बार यहाँ पे भी देख लो दोबारा, फिर समझा ही देता हूँ। देखो, इंक्रीज डिमांड, राइजिंग इनकम लेवल हैड लीड टू द हायर डिमांड फॉर सर्विस लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एंटरटेनमेंट। जहाँ पे अच्छे ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वो अच्छी क्या होगी, मतलब उन सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा होगी। एजुकेशन में पैसा है, हेल्थ केयर में पैसा है, एंटरटेनमेंट में पैसा है, ठीक है, सिर्फ प्राइवेट एजुकेशन को छोड़ के, वो ओनर को छोड़ के, ट्यूटर तो बेचारा गरीब ही रहता है। एनीवे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज रिक्वायर सर्विस सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड लॉजिस्टिक। ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रीज होती हैं, उनकी जो सर्विसेज की जरूरत रिक्वायर्स होती है, उनको जरूरत किस चीज़ की जरूरत होती है, बैंकिंग की जरूरत होती है, इंश्योरेंस की जरूरत है, लॉजिस्टिक की जरूरत होती है। मान लो कोई, चलो मान लो टाटा कंपनी है, ठीक है ना, तो ये एक प्राइवेट कंपनी है, तो इसको सर्विस चाहिए, क्योंकि ये अगर सामान बना रही है, टाटा कंपनी कार के पार्ट बना रही है, तो बेटा उसके लिए लॉजिस्टिक चाहिए ना, ठीक है, लॉजिस्टिक कहाँ से आएंगे, सर्विस सेक्टर से एक जगह से जगह ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इंश्योरेंस, क्योंकि जो उनकी कार है उनके कार के इंश्योरेंस होंगे तो वो काम होगा, और बैंकिंग, क्योंकि पैसे का लेन देन भी तो होगा, ठीक है ना, इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी इसकी जरूरत है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हैव क्रिएटेड न्यू सर्विसेज अपॉर्चुनिटी बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या, इसके द्वारा नई सर्विस की अपॉर्चुनिटीज लाई गई हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, और क्या एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट मिला इससे काफ़ी ज़्यादा। अब कैसे, जैसे आप लोगों को पता होगा कि बेसिकली क्या होता है, हम फैमिली में कि बच्चे 11th-12th पास कर लो, कंप्यूटर कर लो, क्यों कर लो, कि सीख जाओगे, लेकिन एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होने से काफ़ी नहीं। आज लोग कोडिंग सीख रहे हैं, ठीक है ना, एआई सीख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल है, मतलब ये इसने क्या कर दिया, आईटी सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर दिया है। तो वो चीज़ है कि मतलब उसको एडवांसमेंट लेके जा रहे हैं, और वहाँ पे जो उससे और ज़्यादा अच्छी क्या होती है, सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, एंड सर्विस ओरिएंटेड स्कीम हैज प्रोपेयर्ड सेक्टर ग्रोथ। ठीक है ना, तो ये बोल रहे हैं कि जो भी सरकारी पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, उनको भी देखा जाए तो वो उनका क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है, और उसकी ज़्यादा जो सर्विसेज होती हैं, स्कीमें होती हैं, वो क्या करते हैं, पूरे सेक्टर को क्या करते हैं, होल एंड सोल उसको क्या करना शुरू कर देते हैं, ग्रोथ दिलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन 3 क्या कह रहे हैं, देखो कि जो एम्प्लॉयमेंट है ना, ये प्राइमरी से सेकेंडरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर में कैसे शिफ्ट हो जाता है। देखो, सबसे पहले ग्रोथ ही प्राइमरी सेक्टर में देखने को मिलती थी, इसलिए एम्प्लॉय जो है प्राइमरी सेक्टर में काम करता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, कुछ नया आया, तो जिन लोगों के अंदर स्किल थी उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन में अपना पैर जमाना शुरू किया, और वहाँ पर उनको ग्रोथ देखने को मिली। और देन उसके बाद जब सर्विस सेक्टर आया, तो जो एजुकेटेड लोग थे वो जो है सर्विस सेक्टर में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। तो बस ये एक नॉर्मल एनालिटिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। वट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर होते हैं उनके द्वारा क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। ठीक है, देखो, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग नहीं होती हैं, और जो कि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक वर्कर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती हैं। तो देखो, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी है, लो वेजेस है, एब्सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी है, अनसेफ वर्किंग कंडीशन होती है, ठीक है, और एक्सप्लॉइटेशन बाय एम्प्लॉयर्स के द्वारा होता है, लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन ऑफ द लिमिटेड एक्सेस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट है। ठीक है, ये सारे सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, और इनको इंप्रूव करने के लिए कुछ जैसे क्या चीज़ें हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉ को इंप्लीमेंटेशन करने की जरूरत है, वर्किंग आवर्स वगैरह जिसमें उनको प्रोवाइड किया जाए कि सही वर्किंग आवर पे वो काम करें, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम उनको मिले, जैसे कि फंड, ईपीएफ वगैरह, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाए जिससे कि जो वर्कर्स हैं वो भी सही ढंग से अपनी स्किल के अनुसार काम कर सके, उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलें। ठीक है, अवेयरनेस, उनको एजुकेट किया जाए, अवेयरनेस दी जाए, जो वर्क को करते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को उनको जानकारी प्रॉपर तरीके से दी जाए। ठीक है, इंप्रूव वर्किंग कंडीशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, गवर्नमेंट सपोर्ट। ठीक है, इसके अलावा जो है यूनियनाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये सब क्या है बेटा कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी चैलेंजेस फेस किए जाते हैं वर्कर्स के द्वारा, उसको वो क्या है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, वो हमने इस क्वेश्चन में देखा है। अब बहुत शॉर्ट में मैंने बताया, क्योंकि सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको इनमें से कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो बता देना मुझे, मैं उसको फिर नहीं तो अलग से जो है नोट्स के जरिए आपको समझा दूंगा।